जय हिंद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं FST7 का पेपर 1। पेपर आपने सोल्व कर लिया होगा आई होप। और पेपर सिंपल है, मतलब पेपर में ऐसे सवाल बहुत ही कम है जो आपको थोड़ा फंसाने, एक दो सवाल हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा पजलिंग लगे। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर सही ढंग से किए हैं, नोट सही ढंग से पढ़े हैं, तो आप इस पेपर को रगड़ देंगे बहुत ईजीली। तो हम सवाल के इस पेपर के पहले सवाल में चलते हैं। उसमें आपको बोला गया 3 बैटरीज है, 6 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन थी, वो मैंने अलग से मेंशन कर दी। तो आपसे ये बोला गया कि भाई ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 है, तो यार इसमें 6 हो सकता था, 9 हो गया, मतलब इसके मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, आपके पास उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा, इतना मतलब हमसे है। तो मैंने लिखा VB प्लस IR प्लस 6 इज इक्वल टू VA, और इसमें जो VB को हम 0 बोल रहे थे 9 हो गया आपके पास, तो IR की वैल्यू कितनी है कि तेरे पास 3 आ गई, और R की वैल्यू 1 है तो I के तेरे पास 3 है। मतलब एक बात तो फाइनल है, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है तेरे पास 3 एम्पीयर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं। पहला ऑप्शन में बोला कि वैल्यू ऑफ R इज 1 ओम, निकाल लेते हैं। देख ये दोनों बैटरीज तेरे पास, ये ऐसे बैटरीज हो, ये बैटरी ऐसे ऐसे, ये वाली बैटरी भी ऐसे, तो ये दोनों बैटरी जुड़ जाएगी तेरे पास, कितनी हो जाएगी तेरे पास, दिस विल बिकम 20 34 30 39 हो गया। इसको में माइनस होगा बिकॉज़ उल्टी लगी हुई है, 39 माइनस 6 तेरे पास कितना है 33, तो टोटल पोटेंशियल 33। टोटल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 प्लस R, इसकी वैल्यू कितनी चाहिए तेरे पास 3 आनी चाहिए। तो 3 आने के लिए ये पूरी टर्म 11 बनना चाहिए, तो R की वैल्यू कितनी है तेरे पास 7 ओम। तो वैल्यू ऑफ R इज 7 ओम सही है, पहले वाले में गलत है क्योंकि उसमें 1 ओम लिखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, बिटवीन B एंड दिस पॉइंट इज D, तो हम निकाल लेते हैं। करंट के पास आ गया, करंट की वजह से ड्रॉप आ गया, वो आ गया -9 IR -9, और प्लस इसमें कितना जोड़ दूं मैं, दिस विल बी 39, कितना आ जाएगा 30 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, वही बोला है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 22 आपसे बोल रहा है कि एक LCR सर्किट है, हमने बना लिया, और इसने बोला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको दिखाया 8 वोल्ट, ठीक है। फिर बोला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर 6 वोल्ट, बना दिया, और इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर है उस वोल्टेज ड्रॉप है कितना आपके पास 12 वोल्ट। इसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसको चाहिए, तो हम करेक्ट वाले देखेंगे और उसके जो करेक्ट वाले के हिसाब से फिर इनकरेक्ट आप देख लेना क्योंकि कंफ्यूजन सा होता है। पहले में बोल रहा है वोल्टेज ऑफ सोर्स इज लीडिंग करंट इन द सर्किट। देखिए यहाँ पे आपके पास VR आ गया, VR कितना आ गया आपके पास 8 वोल्ट आ गया, ऊपर क्या आएगा आपके पास, ऊपर VL आएगा, VL कितना आ गया हमारे पास 6 वोल्ट आ गया, नीचे क्या आएगा तेरे पास VC आएगा, VC कितना आएगा 12 वोल्ट आएगा। नेट सर्किट कैसा बन गया, इधर 8 वोल्ट बन गया, इधर तेरे पास 6 वोल्ट बन गया। तो ये तेरे पास वोल्टेज है सोर्स का, क्लियर, और करंट का फेज है ये, तो कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो इसने बोला कि आपके पास वोल्टेज ऑफ सोर्स इज लीडिंग, गलत बात, मैं करेक्ट बता रहा हूं आपको, जो करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट आप दीवार में देख लेना। बी ऑप्शन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितना है, √8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट। तो इसने क्या बोला कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन अप्लाइड वोल्टेज, गलत बात, इसके अक्रॉस उससे ज्यादा है, दैट इज 12 वोल्ट। पावर फैक्टर आपसे पूछा गया, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है, तो cos फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos फाई की वैल्यू होगी 6/10, दिस विल बी 3/5। तो पावर फैक्टर आपके पास 3/5 है, वो भी मैच नहीं करा, वो भी गलत हो गया। सोर्स वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, तो चारों ही ऑप्शन आपके पास गलत है, पर इसने गलत ही पूछे थे, इसलिए चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ABCD ऑल आर करेक्ट। नंबर 23 आपके पास बोल रहा है कि मोनोटोनिक गैस है, तो हम यहाँ पे नोट कर दिया हमने, दैट इज गैस इज मोनोटोनिक, फाइन। नंबर ऑफ मोल आपके पास 1 है, और इस तरह की शेप आपको दिखाया गया है। आपको बोला गया कि मोनोटोनिक गैस टेकन फ्रॉम A to C बाय पाथ ABC हमने शो किया। टेंपरेचर इस वाले पॉइंट पे जो टेंपरेचर आपका T नॉट टेंपरेचर है, तो मैंने क्या बोला P नॉट V नॉट बाय NR इज इक्वल टू T नॉट, N की वैल्यू 1 है, तो ये इसकी वैल्यू T नॉट है। इसमें वर्क डन कितना, सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। तो पीवी कर्व है, पीवी कर्व का एरिया अंडर कर्व आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। इस वाले बी से सी पे कोई वर्क डन आएगा ही नहीं, बिकॉज़ आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, एबी में वर्क डन आएगा। तो वर्क डन इन पाथ एबी अगर आप चेक करेंगे तो कितना आएगा, एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट विल बी पी नॉट वी नॉट, और ये किसके बराबर है, एनआर टी नॉट। पीवी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू 1 है तो r t नॉट के बराबर हो गया, मतलब पहला ऑप्शन सही है, बिकॉज़ जो वर्क AB में आएगा वही ABC में आएगा, B से C में कोई वर्क आ ही नहीं रहा, बिकॉज़ प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सीधा फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T।
डेल्टा ड्यू कैसे लिखते हैं हम, प्रेशर की टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे बना 4 P नोट V नोट माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज P नोट V नोट डिवाइड बाय R, ये बना आपके पास डेल्टा यू, ठीक है जी। एंड Cv की वैल्यू कितने की 3/2R, बिकॉज कैसी गैस है, मोनोटोमिक गैस है। ये कितना बना आपके पास 3 P नोट V नोट बाय R, R ने R को मार दिया आपके पास। और यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा यू आया, L की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी, इट विल बिकम 9/2 P नोट V नोट, ठीक है। अच्छा, इसने P नोट V नोट की टर्म में नहीं लिखा, इसने इसको nRT की टर्म में लिखा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, P नोट V नोट किसके बराबर है आपके पास, nR P नोट के बराबर है। तो P नोट V नोट को आप लिख दीजिए यहाँ पे, कितना बनेगा आपके पास R P नोट। तो डेल्टा यू ये आ गया। डेल्टा यू ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बोला हीट सप्लाइड या फिर हीट एब्जॉर्ब कितना है। तो मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर लगाते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क। डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा यू कितना है 9/2R T नॉट, और वर्क कितना आपके पास R T नॉट। तो जो डेल्टा क्यू आएगा वो कितना आ गया आपके पास 11/2R T नॉट। तो आपके पास सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपके पास ए मैच कर रहा है और सी मैच कर रहा है, ये दो ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो गए। 24 आपसे बोल रहा है, ए बॉल इज टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग परफॉर्म कंप्लीट सर्कल इन ए वर्टिकल सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल सर्कल मोशन का सवाल है, यहाँ पे से वर्टिकल सर्कल बना दिया आपने, ठीक है। पहला ऑप्शन, व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद वर्टिकल, मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्लियर। जब ये वाला केस होगा आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0। फिर इस वाले पॉइंट पे जब पहुंचता है तो जी तरफ mg लग रहा होता है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है, पर g होता है, तो 0 तो नहीं होता। और रेडियल एक्सीलरेशन इज समवेयर बिटवीन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। डी में चलते हैं, व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द वर्टिकल द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात, मैक्सिमम g उससे ज्यादा हो सकता नहीं है। एंड रेडियल एक्सीलरेशन इज समवेयर बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, सही बात। मैक्सिमम जो रेडियल एक्सीलरेशन है कितना है v²/r है, तो जहां पे भी मैक्सिमम वहां पे मैक्सिमम, जहां पे भी मिनिमम वहां मिनिमम। तो यहां पे रेडियल एक्सीलरेशन में मैक्सिमम होता है और यहां पे क्या होता है, मिनिमम। तो इन बिटवीन है, हां सही बात, बी मैच कर रहा है। एट नो प्लेस इन सर्कुलर मोशन the magnitude of tangential acceleration is equal to magnitude of radial acceleration, ये बात हमसे पूछी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी जनरल क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, तो यहाँ पे ऐसे तेरे पास mg लग रहा है और ये वाला एंगल तेरे पास थीटा होगा। तो जब 80 आता है तेरे पास 80 आ गया यहाँ पे g sin थीटा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया तेरे पास में। और इक्वल टू रेडियल एक्सीलरेशन कितना है तेरे पास, रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज v²/r, क्लियर। अब हमें ये बताना है कि क्या ये संभव है क्या कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाए तेरे पास। अगर इसके बराबर तेरे पास ये वाली वैल्यू आनी है तो मैंने लिखा v² कितना है तेरे पास इज इक्वल टू, बराबर करना है, दोनों में बराबर कर दिया, दोनों बराबर करके तो ऐसे करेंगे दैट इज v²/r इज इक्वल टू g sin थीटा। तो v² कितना तेरे पास gr sin थीटा। इसका मतलब v की वैल्यू हमेशा gr से कम होनी चाहिए, मतलब एक ऐसे इंस्टेंट पे बराबर होगा जहां पे जो v होना चाहिए वो रूट gr से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू से कम होगी। तो ऐसा कभी वर्टिकल सर्कल पॉसिबल है कि वेलोसिटी रूट gr से कम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। v मिनिमम जो संभव है दैट इज रूट gr, कहां पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, इस वजह से ये बात गलत हो गई आपके पास। तो सी ऑप्शन, मतलब जो बोला है सही बात बोली है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी में चलते हैं, थ्रू आउट द पाथ whenever magnitude of radial acceleration has its extreme value the magnitude of tangential acceleration is 0। यार रेडियल एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे होगा। रेडियल एक्सीलरेशन v²/r होता है, v जहां मैक्सिमम होगा। तो ये जो आपके पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पे रेडियल एक्सीलरेशन मैक्सिमम है और रेडियल एक्सीलरेशन मैक्सिमम और यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इस हद तीन ऑप्शन सही हो गए, इसके ऑप्शन बी, सी एंड डी। पॉइंट नंबर 25 बोल रहा है, दो रेडियो स्टेशन है हमने बना दिए और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है। यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ है, जो ये लाइट एमिट, जो वेव एमिट कर रहा है, उसका जो लैम्डा है वो 100 मीटर आपको गिवन है। इसने बोला पॉइंट ए इज 400 मीटर फ्रॉम बोथ स्टेशन, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, ऐसे यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, इससे 400 मीटर, इससे 400 मीटर, फाइन। पॉइंट बी है वो आपके पास है 450 मीटर, दोनों से कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे 450, ऐसा 450, क्लियर। और पॉइंट सी जो आपके पास में है वो एक से 400 मीटर है और दूसरे से 450 मीटर है। तो आपसे बोला गया कि इनिशियली इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था जो लाइट एमिट हो रहा है, तो कहां पे कंस्ट्रक्टिव कहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा। तो देखिए ए के अंदर अगर आप ए पॉइंट पे देखिए तो पार्ट डिफरेंस आपके पास 0 है, बिकॉज़ दोनों से बराबर डिस्टेंस है। बी में पार्ट डिफरेंस कितना है आपके पास 0, तो यहां पे भी ऐसा केस। और सी में जो पार्ट डिफरेंस है आपके पास दैट इज 50 मीटर।
तो ये तो आपको किसको कोरस्पॉन्डिंग है, मैक्सिमा कोरस्पॉन्डिंग आएगा, ये भी आपके किससे कोरस्पॉन्डिंग आएगा, मैक्सिमा कोरस्पॉन्डिंग आएगा, और ये कि लैम्डा बाय 2 के बराबर है, तो ये किससे कोरस्पॉन्डिंग आएगा, आपके पास मिनिमा कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ए में मैक्सिमा, बी में मैक्सिमा और सी में मिनिमा, तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है, तो आपको देख लीजिए, आप ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको जो सही नहीं है वो बताने थे, तो सही नहीं है वो इसमें आएंगे आपके पास बी, सी एंड डी। आपके पास बोल रहा है कि ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, इसका रेट गिवन मतलब कांस्टेंट गिवन है, डी की कांस्टेंट 2 लैम्डा, इसका 9 लैम्डा। अब आपको बोलेगा बी के बारे में लिखे, तो मैं क्या बोलूंगा, डी एन बी बाई डी टी, तो इसके फॉर्म होने का रेट है 2 लैम्डा इंटू में एन, और जो इसके डी के रेट है 9 लैम्डा इंटू में एन बी, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। अब इसने बोला कि जिस टाइम पे एन बी मैक्सिमम होगा, अगर ये एन बी मैक्सिमाइज करना है आपको, डी एन बी बाई डी टी जीरो होना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन कितना होगा, जीरो कब, व्हेन एन बी विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? तो इसको अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस वाले केस में क्या है, एक्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ बी। एक्टिविटी ऑफ ए कितना है तेरे पास, एक्टिविटी ऑफ ए है 2 लैम्डा एन। अब एक बात सुना से ढंग से, इसमें लोगों को दिक्कत है, एक्टिविटी ऑफ बी क्या लिखा जाए सर, ये पूरी एक्टिविटी ऑफ बी है या फिर तेरे पास सिर्फ दैट इज 9 लैम्डा इनटू में एन बी, क्या है एक्टिविटी ऑफ बी। सही बात है, सुनना, इसमें लोग फंस जाते हैं। एक्टिविटी ऑफ बी क्या है, ये एक्टिविटी पूरी एक्टिविटी है कि सिर्फ ये टर्म एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, डिके होने का रेट, डिके जो हो रहा है। तो अगर तो देखिए ये इससे डिके सिर्फ इससे हो रहा है, ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एन बी है, तो इसमें बन भी रहा है। एक्टिविटी टाइम में क्या होना चाहिए, सिर्फ डिके होना चाहिए। तो यहां पे अगर तो बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ बी तो कितना है, 9 लैम्डा इनटू में एन बी। ये बात ध्यान रखना, ये 2-3 बार पहले भी कुछ जगह लोगों ने देखा था, लोगों ने डाउट पूछा था, तो एक बात ध्यान रखना है, एक्टिविटी ऑफ बी का मतलब ये है कि इसका डिके होने का रेट, भाई जो डिके। अब इसमें क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एन बी से फॉर्म भी हो रहा है, डिके सिर्फ इतना ही हो रहा है, क्लियर। तो ये टर्म आई एक्टिविटी ऑफ बी। तो हाँ ठीक है, अभी उस टाइम पे एक्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ बी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स ऑफ बी। तो देख लेते हैं हम एन की वैल्यू कितनी है तेरे पास, दैट इज 4.5 इनटू में एन बी, ऐसे ही आएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए इज 4.5 टाइम्स ऑफ बी, सही बात है। एक्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन एक्टिविटी ऑफ बी, गलत बात, बराबर है। एक्टिविटी ऑफ ए इज मिनिमम, एक्टिविटी ऑफ ए मिनिमम की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिविटी ऑफ ए जब मिनिमम हो रहा है उस टाइम पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ताकि दो ऑप्शन सही हो गए, इसमें कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आपके पास में डायमेंशन का सवाल है तो आप कर सकते हैं इसको। सबसे पहले ए ऑप्शन में बोला कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई की यूनिट पूछी है। तो कई तरीके करने के, मैं इसका कहता हूं हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, मुझे पता है किसके बराबर होता है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं पहले मतलब जो टर्म्स उसकी टर्म्स में लिखूं, बाद में डायमेंशन में कन्वर्ट करूंगा ना मैं। तो मुझे पता है कि मुझे जो यूनिट निकालनी दैट इज एनर्जी, दैट इज जूल बाय मीटर क्यूब वॉल्यूम, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तेरे पास, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट निकालनी है। ऐसे बोला एप्सिलॉन इनटू में ई, ठीक है। जूल को आप क्या लिख देंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू इनटू में ई इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तेरे पास, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो मैंने लिखा यहां पे मीटर क्यूब आ गया तेरे पास, इसको लिखा फोर्स और डिवाइड बाय यहां पे तेरे पास चार्ज आ गया, क्लियर। फोर्स ने फोर्स को मार दिया। ये यहां पे तेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इस स्क्वायर से के बराबर, ठीक है। वो क्यूब था, कट गया, स्क्वायर आ गया। यहाँ पे तेरे पास कितना है, चार्ज। चार्ज क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू में टाइम, आई इनटू में टी डिवाइड बाय लेंथ का स्क्वायर। तो तेरे पास डायमेंशन क्या बन गई, दैट इज एम्पियर का पावर 1, टाइम की पावर 1 और लेंथ की पावर -2। ऐसे ही बना, लेंथ की पावर -2, एम्पियर की पावर 1 और टाइम की पावर 1। तो ये सही हो गया। फिर आपसे बात किया गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका जस्ट उल्टा है, रेसिस्टिविटी का उल्टा है। तो हमको तो पता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, और ये सिग्मा है वो क्या है तेरे पास, कंडक्टिविटी। तो जो क्या लिखा मैंने, आई डिवाइड बाय एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई चार्ज, ये आ गया तेरे पास सिग्मा। अब इसमें देख यार, आई तो तेरे पास खुद एक आई है ही, चार्ज को क्या लिख देगा तो आई मल्टीप्लाई टाइम, क्लियर। यहां पे ऊपर क्या बन गया, आई स्क्वायर टाइम। ये चलते हैं एरिया। तो एरिया क्या है तेरे पास, लेंथ का स्क्वायर। फोर्स कितना हो जाएगा तेरे पास, फोर्स को हमने लिखा एम में होता है ना फोर्स, तो ये हो गया मास
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंथ, और यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर टी का क्यूब, ये आ रहा है तेरे पास। तो ऐसी कोई डायमेंशन है क्या तेरे पास? मीटर की पावर, मास की पावर -1, लेंथ की पावर -क्यूब, ये सही है। टेम्परेचर की माइनस, बस एक फर्क आ गया, हमारा आंसर है तेरे पास मास की पावर -1, लेंथ की पावर -3, और जो तेरे पास टाइम की पावर -3 और करंट की पावर 2, और ऑप्शन में दिए करंट की पावर 1, इस वजह से वो मैच करेगा नहीं, उसे एम्पियर लिखना है, एम्पियर लिखते, ठीक है। मैंने करंट को आई लिखा है, आप एम्पियर भी लिख सकते हैं उसको। फिर आपसे बोलेगा विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स, जब फोर्स कोई भी हो सबकी डायमेंशन सेम होगी, तो फोर्स क्या होता है तेरे पास m इंटू में a, तो ये होता है फॉर्मूला, m की जगह मास हो गया, ये क्या हो गया लेंथ, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम की पावर -2, mlt की पावर -2, तो ये सही हो गया। फिर आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और E बाई बी की डायमेंशन क्या होती है? E बाई बी इज इक्वल टू C होता है, तो जो तेरे पास में वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी वही आएगी, दैट इज लेंथ और टाइम का इनवर्स। तो इस हिसाब से इसके ऑप्शन A, C एंड D करेक्ट होंगे। प्रॉब्लम नंबर 28, आपके पास में एक वेव दिखाया गया है, और ये वेव किस तरफ जा रही है? आपके नेगेटिव बाई में जा रही है, इस डायरेक्शन में वेव आपके पास प्रोपेगेट कर रही है। आपसे कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी वेलोसिटी पूछा है कि किस डायरेक्शन में है, जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है उनको हमें पॉइंट आउट करना है। तो हमने अगर ये वेव नेगेटिव वाई में जा रही है, तो थोड़े टाइम बाद में ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये जो मैक्सिमम होगा कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, ये कुछ यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो पहले इतना पार्ट बना देते हैं, ऐसे ही देखिए, ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा? थोड़ा यहाँ पे चला जाएगा। ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? थोड़ा आगे घुसाई तरफ ट्रेवल करेगा ना, ऐसे बना दिया आपने, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? थोड़ा आगे, और ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? थोड़ा आगे, इसको ऐसे बना दीजिए। अब आप देखिए कौन कौन से पॉइंट, ए पॉइंट किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, सही बात। ई पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, वेयर इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट ई, ये भी इधर जा रहा है आपके पास में, ठीक है। एफ पॉइंट की बात करेंगे, एफ भी नीचे जा रहा है, बिल्कुल सही। और कौन से पॉइंट की बात की आपसे? एच पॉइंट की बात की, एच कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में 3 पॉइंट जा रहा है, दैट इज ए, बी एंड सी की, मतलब जो ऑप्शन ए बी सी में जो 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज ए, ई और एफ, तो आपके ऑप्शन ए, बी एंड सी इसमें करेक्ट होगा। 49 आपसे बोल रहा है कि एक मेटल जिसकी लेंथ कुछ L है, उसका लीनियर एक्सप्रेशन का जो कोएफिशिएंट है अल्फा, दैट इज 10 टू द पावर -3 डिग्री पर सेंटीग्रेड, इस तरीके का है। इज हीटेड सच दैट द टेंपरेचर इज चेंज बाय, टेंपरेचर का जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा, दैट इज 1000 केल्विन। तो आपसे बोला गया अल्फा इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द टेंपरेचर चेंज, मतलब ये बदलता नहीं है। और आपको पता है फाइनल लेंथ क्या होगा? तो हम बोलते हैं dl/l इज इक्वल टू अल्फा इंटू में डेल्टा टी। तो ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, इसे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा ln l फाइनल डिवाइड बाय l इनिशियल, अल्फा इंटू में टेंपरेचर डिफरेंस, तो l फाइनल आता है आपके पास l इनिशियल e टू द पावर अल्फा इंटू में डेल्टा टी। देखिए मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये वाली जो टर्म होती है बहुत छोटी होती है, तो हम इसको किसके बराबर लिख देते हैं? L फाइनल विल बी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू L अल्फा, ये ऐसा लिख देते हैं। क्लियर? इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, e टू पावर x x प्लस, इस तरीके से करते हैं। तो छोटी टर्म होगी तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पर अगर दो सी टर्म बड़ी होगी तब आप इसे ऐसा लिख सकते नहीं हैं। हम इतने आदी हो जाते हैं इसके कि हम सीधा ये रिजल्ट लिखना शुरू कर देते हैं, पर ये गलत है। पहले आप ये देखेंगे भाई कहीं पे ये वाला टर्म जब छोटा है तभी ये करना है। अब इस वाले केस में वही बात दे दी, अल्फा इंटू में डेल्टा की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल e टू द पावर 1 बन जाएगा। क्लियर? अब e टू द पावर 1 बन गया तो इसको तो आप 1 नहीं लिख सकते ना, e टू द पावर 1 है तो L फाइनल कितना होगा आपके पास? e टाइम्स L ऑफ इनिशियल, और e की वैल्यू सवाल में गिवन है 2.7। तो अगर आप देखें फाइनल ऑप्शंस में फाइनल लेंथ ऑफ रोड इज ग्रेटर देन 12, बिल्कुल सही बात। ग्रेटर देन 2.5 है, ये भी सही बात। ग्रेटर देन 3 है, गलत बात। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग इज L, ये बात भी गलत है। इंक्रीज कितना है आपके पास? 1.7 L। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 30 आपसे बोल रहा है कि एक बोर्ड था, उसे एलिवेटर पे ऐसे फिक्स किया गया फ्रंट पेन बना के, और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से? कुछ ए से, और ए कुछ फिक्स है। अब इसे बोला गया कि ये जब सेटअप हो गया था, इसको आपने वेलोसिटी दी 4√2, तो ये 1.6 मीटर गया, फिर रुका, फिर वापस नीचे आया। जब वापस नीचे आया ना, जब यहाँ जाके वापस नीचे आया, तो उस इंस्टेंट में जो इसकी वेलोसिटी थी सेम पोजीशन, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ का जो जी इफेक्टिव होगा इस लिफ्ट का जो जी इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू दैट इज जी प्लस ए। तो जहां पे भी जी यूज करना वहां पे जी प्लस ए यूज करना है। तो जब आपका ऐसे ऊपर जा रहा था
मतलब अपवर्ड मोशन था जब आपके पास में, जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जा रहा था, अपवर्ड मोशन में अगर आप देखेंगे तो जो एक्सीलरेशन था नीचे की तरफ कितना लगा था आपके पास में, जी साइन थीटा, सॉरी हाँ हम ऐसे लिखते हैं जी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, ये वाली जी साइन थीटा माइनस म्यू जी इफेक्टिव कोस थीटा प्लस, सॉरी क्योंकि फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है एंड जी साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, क्लियर। और जो आपके डाउनवर्ड मोशन था तब क्या हो रहा है, आपके पास में एंड जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो उस केस में कितना बनेगा, जी प्लस ए साइन थीटा माइनस म्यू जी प्लस ए कोस थीटा, इतना सही है, ठीक है। अब तो ये देखिए 1.6 मीटर ऊपर जाके रुक गया, तो हमने फॉर्मूला लगाया v² = u² + 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 बन गई, तो u² बना 16 इंटू में 2 = 2a, ये a एक्सीलरेशन है किसका, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन कितना है, और s की वैल्यू कितनी है 1.6, तो ये यहाँ पे आपके पास साफ हो गया, यहाँ पे 2 साफ हो गया, एक्सीलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन से मोशन का है, अपवर्ड जब जा रहा है, क्लियर। अगर हम डाउनवर्ड के लिए देखेंगे तो हम वापस ये एक्सप्रेशन लगाते हैं, डाउनवर्ड में जब इतनी हाइट नीचे आए तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर चुका है, तो मैंने बोला v² = u² + 2as, u² 0 है, हमने माना कि यहीं से चला, एक बार जाके रुका फिर वापस चला ना, तो u 0, अब जब यहाँ पे पहुंचा वेलोसिटी कितनी है 4, तो ये बन गया 16 = 2a, और s की वैल्यू कितनी है बस 1.6, देन इट विल बी a will be 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन अब पूछा क्या है हमसे पूछा है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है एलिवेटर की, ये सब बातें पूछे, तो यार ये दो चीजें हैं आपके पास में, यहां से हम सोल्व कर देते हैं। देख कैसे करेंगे, इस वाले टर्म को कुछ मान ले x, इसको कुछ मान ले एक बार y, तो तेरे पास क्या है x + y = 10 ऊपर वाले मोशन में। सिमिलरली x - y कितना है तेरे पास, x - y = 5, तो यहां से x कितना है 7.5 और y की वैल्यू कितनी है तेरे पास 2.5, क्लियर। अब x की वैल्यू तो यहां पे क्या लिखा है, g + a sin थीटा sin 37 कितना हुआ तेरे पास, दिस इज 3/5 = ga sin, इसकी वैल्यू कितनी है 7.5, तो हमने किया तो ये 1.5 आया, और ये 1 मिनट 15 सॉरी ये गलत कर दिया, ये 2.5 आया ना, ये 2.5 आया तेरे पास, तो यहाँ पे कितना आया 12.5 माइनस g, तो ये वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको निकालना है, इससे सिमिलरली आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लीजिए, तो और इस मतलब आप देखेंगे तो b भी मैच करेगा, a मैच करेगा, b आप ऐसे चेक कर लेंगे ना, आप इसकी वैल्यू आप a पता है पुट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन पता है आप निकाल पाएंगे इजीली। फ्रिक्शन इज एब्सेंट बिटवीन ब्लॉक एंड बोर्ड, नहीं वो कोएफिशिएंट निकाला ही है। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ड्यूरिंग डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग के टाइम में एक्चुअली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर किसके रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और आंसर आएगा, इस वजह से दो ही आंसर सही होंगे, इसके आंसर ए एंड आंसर बी। 31 आपसे बोल रहा है कि एक इन्फिनिट वायर है, हमने ऐसे इन्फिनिट वायर बना रखी है, इससे कितना करंट जा रहा है आपके पास I, यहाँ पे एक लूप है ऐसे इससे कुछ I2 करंट जा रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस इन्फिनिट वायर की वजह से इस लूप पे कुछ फोर्स लगेगा, किस तरीके से है वो सब पूछा है। तो देखिए इसकी जो फील्ड लाइंस बनेगी इस इन्फिनिट वायर से कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी आपके पास में। तो अगर आप देखेंगे इस वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे सर्कुलर ही है आपके पास में, ऐसी शेप की है, यहाँ पे अंदर जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखें हर एक पॉइंट पे dl और b में जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन dp वेक्टर एंड b वेक्टर, सॉरी dl वेक्टर एंड b वेक्टर, वो कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। फोर्स कितना आता है I dl क्रॉस b, तो एंगल आपके पास में 0 हो गया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। अब इसमें सबसे पहले ऑप्शन बोला है फोर्स ऑन लूप ड्यू टू इनफिनिट वायर इज अपवर्ड, गलत बात, डाउनवर्ड दूसरे में वो भी गलत। फिर तीसरे में बोला कि फोर्स तो 0 है पर इसमें स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस ही नहीं आ रहा ना, कुछ स्ट्रेस का मतलब बाहर की तरफ खींचा जाता तो स्ट्रेस आता, वो भी नहीं आ रहा। डी देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू इनफिनिट वायर। तो एक्चुअल में तो डी ऑप्शन सही है, पर हमें सही वाले नहीं, हमें गलत वाले बताने हैं, इस वजह से ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हो गया। तो एक बार ध्यान रखिए, सवाल आप ढंग से पढ़ लीजिए, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे इनकरेक्ट। और नंबर 32 आपको बोला गया कि इस तरीके का ये एक रोड रखा हुआ है ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे, इतना ही रोड है, ये रोड नहीं है, इसका एक पॉइंट है पॉइंट पी, ये इन दोनों को उनका मिड पॉइंट है, एल लेंथ है, एंगल 60 डिग्री है। अब आपसे क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ए और ओ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ए और ओ के बीच में, और ऐसे घूम रहा है ना ये ओमेगा से,
तो कौन सा हायर होगा, ए हायर होगा। तो VA माइनस BO कितना है आपके पास, ये रोटेशन वाला है ना, अगर रोटेट कर रहा तो क्या आता है ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, याद है ना आपको। तो यहाँ पे आप ओमेगा बी की वैल्यू बी लिख दीजिए, एल की एल स्क्वायर बाई 2 सही है। तो VA माइनस BO की जो वैल्यू है ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन ए सही हो गया। फिर ऐसे पूछा गया ए और सी में, ए और सी में। अब ए और सी को कैसे करें, आप देखिए ऐसा केस बन रहा है आपके पास में, ये एक ऐसे रोड का मेजर करना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको क्लास में, मैंने बताया था कि आप एंड पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लिया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, और ये दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए ये वाली लेंथ अगर तेरे पास x होती और ये वाली लेंथ y होती, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x दूरी से रोड शुरू करते और y दूरी पे खत्म करते, ऐसा ही सिखाया था ना क्लास में। और अगर आप यहाँ पे x और y दोनों बराबर हैं तो वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आप देखेंगे VA और VC में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और B में 0 नहीं लिखा हुआ, इस वजह से B नहीं सही हुआ। C में आप चेक करते हैं VC और VP, VC और VP। तो अगर आप कैसे चेक करेंगे, इसमें ये वाली लेंथ आपके पास L है और ये वाली कितनी है आपके पास L/2, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी है तेरे पास, ये 30 डिग्री होगा ना, L cos 30 कितने है, L√3/2। मैं P और C पे देख रहा हूं, तो कैसी नई रोड बनाऊंगा, शुरू कहां से हो रही है, L√3/2 से, खत्म कहां पे हो रही है, L पे खत्म हो रही है। इसमें देखते हैं ओमेगा b/2 L स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दिस इज 3L²/4, इट विल बिकम ओमेगा b L स्क्वायर/8। ये बात भी सही है आपके पास। और कौन हायर पोटेंशियल पे है, C हायर पोटेंशियल पे है। तो VC माइनस VB सही है, ओमेगा b L स्क्वायर/8। फिर ऐसे बोलेगा VA और VP, VA और VP, उसमें भी ऐसा ही बनेगा, A हायर आएगा, P लोअर, सेम, क्योंकि एंड पॉइंट्स की आप ज्वाइन करेंगे तो पहला शुरू होगा L√3/2 से, खत्म होगा L पे। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। 33 आपके पास इस तरीके से इसको रखा गया है, और यहाँ से एक नॉर्मल वगैरह का उसका नाम N रख दिया हमने, या नॉर्मल इसका नाम क्या रख दिया, N। अगर आप ऐसे कंफर्ट ब्रेक करेंगे, यहाँ पे कंफर्ट ब्रेक कर देते हैं, तो ये वाला एंगल कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाएगा ये वाला एंगल, एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो हम क्या बोले, एक तो इस डायरेक्शन का एफ नेट 0 होना चाहिए बिकॉज ये रेस्ट पे है। तो आप क्या बोल रहे हैं, Na sin 60 इज इक्वल टू NB sin 30। इज इट क्लियर, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए बिकॉज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा नहीं है। Na sin 60 वाली √3/2 इज इक्वल टू NB sin 30, दिस कट गया, तो NB की वैल्यू आ गई, NB इज इक्वल टू Na√3, ठीक है। तो बी ऑप्शन मैच कर गया। अब आगे चलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम, दैट इज Na cos 60 प्लस NB cos 60, सॉरी हाफ, Na cos 60 प्लस NB cos 30 इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब हम यहां से mg के बराबर है NB की वैल्यू पुट कर देते हैं। NB कितना है तेरे पास, तो Na/2 प्लस NB को लिख दिया तो कितना बन गया, 3Na/2 इज इक्वल टू mg। तो ऐसे तेरे पास जो Na आया इज mg/2 आ गया, और Na अगर mg/2 आया तो NB कितना आ जाएगा, √3mg/2। इस हिसाब से अगर देखा दो ही ऑप्शन मैच करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। 34 कैरामेटिक्स का सिंपल सवाल है। इसे बोला गया एक पर्सन है और वो 40 मीटर टावर पे खड़ा है, 40 मीटर हाइट के टावर पे खड़ा है, मैंने खड़ा कर दिया। यहाँ पे ऐसे ही बॉल फेंक रहा है और ऊपर की तरफ फेंक रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। फिर इसने बोला ही थ्रोस अनदर बॉल अगेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ बॉल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। 2 सेकंड बाद में, इसके 2 सेकंड बाद में आप एक और बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं किस स्पीड से, और ये दोनों बॉल सेम टाइम पे हिट करती है, ठीक है। अब ये बात सुनिए, ये एक 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ऐसे ऊपर जाएगा फिर जाके नीचे आएगा, तो यहाँ पे 0 बनने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, और नीचे आने में भी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद में ये पार्टिकल नीचे जा रहा है किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो दूसरे वाले को भी ऐसे फेंकना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, 1 सेकंड ऊपर जाने में, इसमें नीचे आने में 2 सेकंड बाद में अगर आप दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो सेम यहीं पे जाके हिट करे सेम टाइम पे, तो भाई साहब इसको इसकी तरीके से फेंकना पड़ेगा। तो ये सेकंड पार्टिकल है उसको नीचे फेंकना पड़ेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखते हैं कि इसने बोला फर्स्ट स्टोन विल हिट द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड। देखते हैं ऊपर से चेक कर रहे थे ताकि टी में क्वाड्रेटिक ना बने। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। एक सेकंड ऊपर 5 मीटर मूव करेगा, निकाल सकता है ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 प्लस 0/2 5, एक सेकंड टाइम 5 मीटर आ गया। ये कितना है 45 मीटर, सॉरी 40 मीटर। तो नीचे आ कितना है 45 इज इक्वल टू हाफ 10 इंटू में टी स्क्वायर। तो ये कितना है 5, तो टी की वैल्यू होगी 3 सेकंड।
तो यहां से नीचे आने में पहले पार्ट को 3 सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड ऊपर जाने में टोटल टाइम कितना आ गया 4 सेकंड। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड बॉल विल बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, गलत बात, उसको नीचे फेंकना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फर्स्ट बॉल इज 10 मीटर ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकंड बॉल। सेकंड बॉल तो इतनी डिस्टेंस चली, कितनी चली 40, और ये कितना चला, ये वाला प्लस 40, तो कितना एक्स्ट्रा चला 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे, तो कितना चला 10 एक्स्ट्रा चला। तो ये बात भी सही है इसकी। बोथ बॉल विल हिट द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी, हां दोनों सेम वेलोसिटी। इसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए, सी एंड डी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 35 बोले टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैविंग सेम मास रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यहां पे ऐसे अर्थ बना लेते हैं, ठीक है, दो सैटेलाइट है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर। इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, ठीक है, ये इधर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और ये ऐसे कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है दोस्त। अब इसने बोला कि इन कंपैरिजन टू द सैटेलाइट विद लेसर ऑर्बिटल रेडियस, इसके जो छोटे वाला है इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी ज्यादा, वो सब पूछा है इसने। तो पूछा काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है कि कम है, वो निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेगा तू, तो लिखेगा mv²/r इज इक्वल टू gmm/r²। m से m काट साफ हो गया तो ये आ गया। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो मास ज्यादा दूर होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², तो m तो दोनों का सेम है, तो भाई साहब इसकी जो वेलोसिटी कम है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। पर सवाल ने बोला ग्रेटर, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोला ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है -gmm/r। अगर तू दूर जा रहा है तो r बढ़ रहा है, तो ये वाली टर्म तेरे पास में घट रही है पर नेगेटिव साइन की वजह से बढ़ रही है। अरे चमक रहा है, जैसे पास आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल तेरे पास क्या होगी, कम होगी। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, -gmm/2r। जैसे जैसे r बड़ा होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, तेरे पास ज्यादा होगी। ये टर्म कम हो जाएगी पर नेगेटिव साइन की वजह से बड़ा हो रहा है। फाइन, डी ऑप्शन बात करते हैं। ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, भाई साहब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें, m v और r, ये होता है ना एंगुलर मोमेंटम। तो m v का फॉर्मूला लिखा √gm/r, यहाँ पे r आ गया तो l आ गया तेरे पास √gmr, मतलब जिसका r ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा। इस हिसाब से आपके ऑप्शन बी, सी एंड डी करेक्ट है। 36 आपके पास बढ़िया सवाल है। ये बीट फ्रीक्वेंसी का अगर आपको डेरिवेशन पता है तब ये ठीक है, एक बार आप बीट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन देख लीजिएगा, एससी में आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ऐसा कम पूछा जाता है पर इस सवाल में पूछ लिया, आपको बोला गया कि जो दोनों में जो डिफरेंस है आपका ओमेगा का वो इतना है। तो आपको अभी बताया गया कि दोनों स्लाइटली डिफरेंट ओमेगा है, मतलब ओमेगा 2 में ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो ओमेगा 1 से बहुत बड़ी, मतलब ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है। जो डिफरेंस है ना ओमेगा में जो चेंज है वो स्लाइट चेंज है एज कंपेयर टू किसके, ओमेगा कंपैरिजन में। तो आपने बोला यार ऐसा केस तो बीट फ्रीक्वेंसी में होता है, हमारे पास में दो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो हमने दो वेव्स की इक्वेशन लिख ली, जो आपके पास इक्वेशन दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इन दोनों जोड़ा आपके पास में ये इक्वेशन बन गई। तो मैं इस तरह से करता हूँ कोस, एक फंक्शन ये बन गया एक ये बन गया, तो ये एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है यहाँ पे। ये तो आगे वेव की इक्वेशन होगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है। मतलब एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आपको सवाल में बोला गया इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आपने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया तो कितना बने मेरे पास 4a² cos स्क्वायर डेल्टा ओमेगा बाय 2 इनटू में टी। इसकी वैल्यू दोस्त बड़ी होनी चाहिए किससे तेरे पास, तो सवाल में बोला गया दैट इज 3a² से बड़ी होनी चाहिए। इसका केस देना मुझे कब से कब तक लेके 1 सेंटीमीटर तक। इसका कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा तेरे पास ना, ऐसे करके कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इसका हम इसका बना 4a² cos स्क्वायर डेल्टा ओमेगा t/2 का, ये वाली वैल्यू आ गई तेरे पास 4a²। इसमें अगर तू देखेगा कि भाई इसका केस देखते हैं, कब ये हो रहा था cos डेल्टा ओमेगा बाय 2t, इसकी जो वैल्यू तेरे पास आ रही है दिस विल बी √3/2। तो ये वाला कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है तेरे पास, ये 30 डिग्री आ गया, ये तो 30 डिग्री हो गया, ये लेंथ मतलब ये जो लेंथ 30 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास जो आ रहा होगा ये वाला, ये लेंथ आ जाएगी 60 डिग्री, बिकॉज टॉप से इधर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा आपके पास, ये भी 30 डिग्री होगा। तो आप देखिए कब मैक्स वैल्यू 3a² से ज्यादा है, तो ये देख ये रेंज आ गई तेरे पास 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। अच्छा ये वाला कितना है तेरे पास, टोटल 60 डिग्री। सिमिलरली तो इस वाले कर्व में जाएगा, यहाँ तक देखना है ना, एक टाइम पे यहीं तक है।
अच्छा इसमें अगर तू देखेगा दोस्त तो ये वाली वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना 30 डिग्री आ गया, टोटल कितना हो गया तेरे पास 120 डिग्री तक। तो 120 डिग्री का जो तेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा, जो तेरे पास 120 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा, उतने टाइम तक तेरे पास में जो वैल्यू है वो 3a² से ज्यादा होगी। तो 2π/3 हो गया तेरे पास 120 डिग्री, और ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो चेंज इन ओमेगा है मेरे पास वो कितना तेरे पास, दैट इज पाई, और यहाँ पे आ गया 10⁻²। तो ये साफ हो गया आपके पास, तो वैल्यू आ गई 2/3 × 10⁻² सेकेंड, और इससे अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है तेरे पास 5। क्लियर? तो प्रॉब्लम नंबर 37 आपसे बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे एक दीवार है, इसके अंदर एक वेज को रखा गया, इस वेज का मास 2m है, इस वेज के सरफेस पे एक बॉल थी, उसका मास m था, वहां से आपने इसको रिलीज किया। अब ये बॉल यहाँ से लेके ऐसे यहाँ पे कुछ आएगी, तो इस सिचुएशन में जब बॉल यहाँ से यहाँ पे आ रही होगी तो वेज पे इस तरफ फोर्स लगा रहा था, पर ये वेज चल नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है, दीवार है। तो आपसे बोला कि ये दीवार, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे आने में ये जो बॉल है W1 W2, ये इस सिस्टम पे कितना इम्पल्स दे रही है ये हमें चेक करना है। तो मुझे पता है जब भी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये तो मूव ही नहीं करेगा, सिर्फ यही मूव करेगा। मैं बोलूंगा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी R-R होगा, बिकॉज यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर है वो कितना है R-R इज इक्वल टू ½ mv² प्लस ½ I की वैल्यू कितनी है तेरे पास 2/5 mr², और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी तेरे पास v²/r²। तो ये साफ हो गया तेरे पास, ये r छोटा आएगा यहाँ पे ना, ये रेडियस वाली बात हो रही है इसकी, ठीक है, ये साफ हो गया आपके पास। तो जो यहाँ पे अगर फंक्शन आया ये 1/2 और यहाँ पे 5 आया, तो कितना आएगा आपके पास, जैसे 1/2 प्लस 1/5 mv², और ये m सब साफ हो गया आपके पास gr-r। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कितनी है तेरे पास 7/10 mv² g कैपिटल R-r। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आई तेरे पास, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10g कैपिटल R-r डिवाइड बाय 7, m तो कैंसिल आउट हो ही गया था पहले का रूट, ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब हमें इंपल्स देखना है, तो इस सिस्टम पे इंपल्स देखना था, हम देखते हुए सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, p इनिशियल ऑफ सिस्टम कितना था 0, ठीक है। अगर आप सिस्टम का फाइनल मोमेंटम देखेंगे p फाइनल सिस्टम का, तो वो कितना तेरे पास, दैट इज m इनटू ये वाली वेलोसिटी। तो अब आप देखिए ये आपके पास मोमेंटम था, तो इंपल्स कितना मिला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिकॉज ये जो इंपल्स मिल रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम देगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 था, अब इतना आ गया तेरे पास, तो इंपल्स जो आया तेरे पास दैट इज m इनटू ये वाली टर्म जो वेलोसिटी आपके पास आई दैट इज √10g कैपिटल R-r डिवाइड बाय 7। इससे एक एक्सप्रेशन है आपके पास। तो यहाँ पे जो डेल्टा पूछा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये सवाल सॉल्व हुआ। आपको बोला गया ये जो लूप 2 है इसमें जो नेट ईएमएफ इंड्यूस है, इसके जो ईएमएफ इंड्यूस जो नेट है आपके पास में वो 0 है। अब हम ये देखते हैं लूप 2 पे ईएमएफ कहाँ आ सकती है, इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आ सकती है, इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आ सकती है, और खुद के सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आ सकती है। क्लियर? करंट की डायरेक्शन आपको सवाल में दिखाई गई है, तो मैंने बोला इसकी वजह से, इस वाली लूप की वजह से जो आपके फ्लक्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा हो, और इसकी वजह से भी ऐसा ही आ रहा होगा। क्लियर? और इसकी वजह से ये तो आ गया म्यूचुअल की वजह से दोनों, और इधर एक सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इस तरफ आ रहा होगा, सब आपस में कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो मैंने बोला इसकी वजह से जो आ रहा होगा दैट इज m di1/dt प्लस m di3/dt, और ये किसके बराबर होगा आपके पास L di2/dt, ऐसा ही हो रहा होगा ना, तभी तो आपके पास नेट ईएमएफ 0 होगा। जब आपने L लिखा तो खुद का करंट लिखा, M लिखा तो इसका करंट लिखा। क्लियर? और आपको एक की म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, इसकी अगर M है तो इसकी भी M होगी, बिकॉज़ आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर है, सेम डिस्टेंस पे रखा गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब साफ हो गया। सवाल में मेंशन है कि तीनों di1/dt di2/dt इज इक्वल di3, तीनों बराबर है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तीनों लूप्स में आपके पास बराबर है, तो आप कहेंगे 2m इज इक्वल टू L। तो यहाँ से आपके पास में जो पूछा गया सवाल में L/m, तो L/m के लिए तेरे पास 2 आ गई। क्लियर? ये सवाल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज 39 प्रॉब्लम। 39 में आपके पास बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे एक इस तरीके की कोई ट्यूब है, यू ट्यूब है, फाइन। तो मेनिस्कस पतले वाले ट्यूब का यहाँ पे और इसके ऐसे कुछ यहाँ पे है। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कुछ r1, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कुछ r2। कॉन्टैक्ट एंगल सवाल में आपको 0 गिवन है, ठीक है। अब आपने बोला कुछ सरफेस टेंशन में सब कुछ जनरल रिजल्ट पूछा, तो मैंने बोला यहाँ का प्रेशर P0 मान लेता हूँ।
तो नीचे कितना होगा पी नॉट, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज पी नॉट माइनस 2t बाय r1 प्लस रो जी एच, एच इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू किसका होगा पी नॉट माइनस 2t बाय r2, पी नॉट ने पी नॉट को मान दिया। यहाँ पे देखो क्या है, रो जी एच इज इक्वल टू 2t बाय r1 माइनस 2t बाय r2, तो ये बन गया 2t और ये बन गया तेरे पास r2 माइनस r1 r2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू सवाल में आपको कुछ अजीब सी गिवन है वो हम पुट कर देते हैं, तो रो जी एच टू टी की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना बनेगा तेरे पास, रो जी एच r1 r2 डिवाइड बाय मोड ऑफ r2 माइनस r1 लिख दिया हमने, यहाँ पे ये आ गया r2 माइनस r1 r2, ये साफ हो रहा है, देख ये भी साफ हो रहा है, रो जी एच भी साफ हो रहा है तेरे पास, और यहाँ पे एक अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू पूछे तो अल्फा कितना आ गया तेरे पास, तो इजी सवाल था आपके पास, तो 39 कंप्लीट होता है। इस पेपर का लास्ट सवाल, इसे बोला गया कि एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, बनाती है इसकी रेडियस कुछ r है और इसमें से एक स्फीयर काटते हैं जिसकी रेडियस आपके पास r/4 है। अब जो ये पूरा बचा हुआ पोर्शन है इस पे कुछ चार्ज क्यों गिवन है ना, मतलब ऐसे नहीं पूरे पहले वाले पे था, अब जो कैविटी वेटी काटने के बाद में जो आपका सेटअप बचा है उस पे क्यों चार्ज गिवन है। इस वाले पॉइंट P पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर आपसे EFI पूछा गया, तो मैंने प्रोसीजर पूरे वैसे निकालता हूँ, कितना है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस, फिर हम इसकी वजह से निकाल लेते हैं, दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में r/4, क्लियर। तो हम क्या माने, जैसे अभी जो रो है आपके पास में, अभी जो रो है एक्चुअल में काटने के बाद में उसी रो का पूरा सेटअप मानेंगे ना हम, तो हमने वही रो माना है यहाँ पे, तो आपके पास आंसर पे इसका आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 3 r/4। अब रो की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, रो है पे क्यू चार्ज गिवन है, कितने वॉल्यूम पे गिवन है, पहले था वॉल्यूम 4/3 पाई r3, इसमें से कितना कैंसिल आउट कर दिया 4/3 पाई r3, दैट इज r³ बाय 64, तो ये वैल्यू कितनी की 4/3 पाई r³ 63/64, ये आपके पास वॉल्यूम है, इसको डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई, दैट इज 4/3 r³ और ये टर्म बन गई 63/64, ठीक है भाई, ये रो आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं आंसर के लिए, तो हमने बोला रो की जगह मैंने पुट कर दिया q डिवाइड बाय 4 पाई r³ 63, ऊपर चला गया 64 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये रो की वैल्यू है, डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 3r और यहाँ पे 4, क्या क्या कट रहा है, ये यहाँ से कट रहा है 4 पाई एप्सिलॉन को हम k बोल रहे हैं, तो ये ऊपर k चला गया, इसको q का q लिखा, और कुछ कट रहा है क्या आपके पास, ये कट रहा है यहाँ पे 16 बन गया, तो ऊपर तो बन गया 48 और नीचे बन गया तेरे पास r³ से एक r से ही कट जाएगा तो r² बनेगा यहाँ पे, और ये बन गया 63, ये एक्सप्रेशन है। इसको इसने किसके बराबर कर रखा है, 48 को इसने बोल रखा है 8 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई तेरे पास 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। तो